की कमजोर चाल अब देश की इकोनॉमी पर भारी पड़ने जा रही है। राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में मानसूनी बादल 1 महीने की देरी से दस्तक भले ही दे चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के 36% इलाकों में सूखे जैसे हालात है। इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सिर्फ 14% हिस्से में ही सामान्य बारिश हो सकी है, यानी सूखे की आशंका धीरे धीरे गहरा रही है और इसके साथ ही महंगाई बढ़ने का डर भी सता रहा है। हालांकि आज आए महंगाई के आंकड़े थोड़ी राहत देने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार सूखे से निपटने के लिए कितनी तैयार है। यही समझने के लिए हम कर रहे हैं आज का खास कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना और साथ ही फोन लाइन पर है हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर। सरदाना साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम जब सूखे की बात कर रहे हैं तो अब कहना ठीक होगा कि भारत में इस साल सूखा पड़ा हुआ है, या अभी भी उम्मीद है, क्योंकि 43% कम है सामान्य से मानसून और समय ज्यादा बचा नहीं है? ये कहना काफ़ी हद तक सही है कि हम सूखे के कागार पे हैं, क्योंकि जिस समय बारिश होनी चाहिए थी उससे करीब 2 से 4 हफ्ते बारिश लेट हो चुकी है। इससे किसानों के खेतों में पानी नहीं है, खेत तैयार नहीं है और बुआई पे इसका असर पड़ेगा। और अगर बुआई टाइम पे नहीं हुई तो ईल्ड ड्रैग होगा और हमें जो खाद्यान्न है, जो भी हमारे तिलहन है या दलहन है, उनकी उत्पादन क्षमता पे असर पड़ेगा। जी चंद्रशेखर जी, मौसम विभाग कह रहा है कि 15 जुलाई से उत्तर भारत में, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में, शायद दक्षिण भारत में भी मानसून पिकअप हो। अब वो ऑप्टिमिज्म हम सब शेयर करते हैं, लेकिन क्या इस समय अच्छी बारिश हो भी तो कवर अप हो पाएगा? दो चीज है, एक तो अच्छी बारिश होगी अब से तो तालाब और रिजर्वायर वगैरह भर जाएंगे, पीने का पानी का जो दिक्कत है वो कम होगा, फीड एंड फॉडर के लिए अच्छा रहेगा, पर्टिकुलरली फॉर कैटल। मगर जो खरीफ की बुआई होती है, मैं समझता हूँ लगभग उसका टाइम हो चुका है। तो आगे जाकर के अभी बारिश हुई फिर भी जरूर खरीफ की बुआई जो है, चावल हो या दलहन हो या तिलहन हो या कॉटन कपास हो, या मकई कोर्स ग्रेन, मकई जैसे कोर्स ग्रेन हो, जरूर इसमें जो एकरेज है एकरेज कम होगा, शायद ईल्ड में भी फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ वी हैव टू रिकंसाइल टू ए शॉर्टफॉल। खरीफ उत्पादन में जरूर एक शॉर्टफॉल का संकेत जरूर मिल रहा है। कितना शॉर्टफॉल होगा अब हम बता नहीं पाएंगे, मगर बाय जुलाई आखिर तक हमें कुछ तो ठोस संकेत मिलेगा, एकरेज नंबर्स, तो उसके बाद ही बता सकेंगे कि कितना शॉर्टफॉल होगा। मगर काफी मैं चिंतित हूं और हम जरूर सूखा के ओर बढ़ रहे हैं, खास करके गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब हरियाणा में। बिल्कुल। और विजय सरदाना, और भी जो एक तरह से चिंतित करने वाले आंकड़े हैं और ये रिपोर्ट्स में आई हुई है कि 2009 के सूखे से भी कम बुआई अब तक हुई है। इसका किस तरह का सीधा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं किसानों पर और फूड ग्रेन्स पर? क्या एक बड़े शॉर्टेज की तरफ हम देख रहे हैं? क्योंकि सरकार कहते हुए आई है कि अगर मानसून खराब भी रहे तब भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना फूड ग्रेन है। देखिए, सरकार का अपना आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2009 और 2014 के बीच में इस देश की आबादी करीब 10 से 12 करोड़ बढ़ चुकी है। आपकी डिमांड बढ़ गई है, आपकी पर कैपिटा इनकम इस देश में लोगों की बढ़ गई है, आप बहुत ही एस्पिरेशंस के साथ एक्सपोर्ट प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगर हम 2009 के हालात में भी अगर हैं तो चिंता की बात है। और जिस तरह से सरकार के जो आंकड़े हैं कि गोडाउन्स में हमारे पास इतना सारा सामान पड़ा है, खाद्यान्न पड़े हैं, हमें चिंता की बात नहीं है। क्या कभी किसी ने उसका फिजिकल ऑडिट किया है ये देखने के लिए कि उसमें खाने लायक कितना है और गला सड़ा कितना है? क्योंकि जब एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है, वेस्टेज है, तो गोडाउन्स में जो माल पड़ा है उसकी कंडीशन क्या है? क्या वो एडिबल ग्रेड है, क्या वो खाने लायक है या नहीं है? इसके ऊपर भी एक मेरे ख्याल से सीएजी ऑडिट होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि जो आंकड़े सरकार के हैं उसमें कितनी सच्चाई है।
बिल्कुल, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है चंद्रशेखर जी, और इस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि सरकार बार-बार ये कह रही है और ये एक मैसेज दे रही है कि चिंता की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी कुछ सरकार कर भी रही है। जैसे आज जो आंकड़े आए हैं, महंगाई के आंकड़े आए हैं, वो थोड़े दिलासा देने वाले हैं। काफ़ी अच्छा खासा जंप मंथ ऑन मंथ आया है सीपीआई के आंकड़ों में। क्या आप इसमें रीडिंग देखते हैं कि जो अब तक सरकार कर रही है महंगाई से निपटने के लिए और खराब मानसून से निपटने के लिए, वो काम आ रहा है? दो चीजें इसमें, एक तो सरकार धमकी दे रही है एंटी होर्डिंग मेजर्स के बारे में, मगर जो सरकार के पास फूड कॉरपोरेशन के पास गोदाम में जो चावल और गेहूं पड़ा है, वो जो नंबर्स 700 लाख टन 70 मिलियन टन का जो बात चल रही है, मैं समझता हूँ वो सब्सटेंशियली सही रहेगा। शायद 5-6% या 10% तक भी खराब माल निकल सकता है, बट वी स्टिल हैव a fairly substantial reserves of rice and wheat. मगर सिर्फ चावल और गेहूं से काम नहीं चलेगा. We also need pulses, we need edible oils, and we need sugar. तो आम आदमी के लिए ये सब बहुत आवश्यक चीज है. तो जरूर दलहन का और तिलहन का उत्पादन में बाधा हो सकता है. तो we need to plan, we need to have a contingency plan to augment supplies. उत्पादन को तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे, मगर जरूर आयात करके हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं. तो वी नीड टू आगे जाकर के फेस्टिवल सीजन आएगा अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उसमें डिमांड बढ़ेगा. तेल का हो, खाद्य तेल का हो, चीनी का हो, दाल का हो, सबका डिमांड बढ़ेगा. उसका जो डिमांड को मीट करने के लिए वी नीड टू हैव सप्लाईज. तो उसके लिए हमें ज्यादा आयात करना पड़ेगा. तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग इसके अंदर होना चाहिए. एंड मैं समझता हूँ और इसमें हम थोड़े डिटेल में जाएंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त जी चंद्रशेखर जी और विजय सरदाना जी. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह के अब कदम सरकार को उठाने चाहिए, क्या कदम अब तक उठाए हैं और क्या वो काफी होंगे. अब तक मौसम विभाग ऑफिशियली कह रही है, और ये उन्होंने अनुमान अपना बदला नहीं है, कि इस साल पूरे सीजन में सामान्य सिर्फ 7% कम बारिश होगी. क्या ये पॉसिबल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि काफी देर हो चुकी है? क्या मानसून कैचअप कर पाएगा? और इस बीच किस तरह की तैयारी चल रही है सरकार की, इस पर हम थोड़ी सी नजर डाल देते हैं. अब तक सरकार ने आलू, प्याज जैसे चीजों की एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है. इनको एपीएमसी से बाहर रखने का फैसला किया है. मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस प्याज की $500 प्रति टन तक बढ़ा दी है. साथ में ही जमाखोरों पर काफी एक बड़ा प्रोग्राम चलाया है, और राज्य सरकारों को भी कहा है कि जमाखोरों पर क्रैकडाउन करें. दूध के एक्सपोर्ट पर रुकावट कर दी है सरकार ने. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ सरकार ने की है. 50 लाख टन चावल खुले बाजार में भी सरकार ने दिए हैं, ताकि सप्लाई साइड पर थोड़ा सा हाल ठीक हो जाए. लेकिन क्या ये काफ़ी होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं. विजय सरदाना और जी चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद है. सरदाना साहब, 2009 में हमने देखा था कि जब इस तरह की सिचुएशन हुई थी, और यहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब तक की बुवाई 2009 से भी ख़राब है. फूड इन्फ्लेशन उस साल में 21% तक बढ़ा था. आपको लगता है जो सरकार अब तक कर रही है वो पर्याप्त है? देखिए, अगर हम सरकार की तैयारी देखें तो निश्चित रूप से सरकार ने एक सिग्नल दिया है कि सरकार चिंतित है और कुछ प्रोएक्टिव स्टैंड लिए हैं. जैसे एपीएमसी में मॉडिफिकेशंस किया है, कुछ कमोडिटीज़ को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला है, कुछ रेड्स किए हैं. ये मैसेज अभी तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी इस पाइपलाइन है, जो सप्लाई लाइन है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है. आज इस बार 2009 से अगर किसानों ने बुआई कम करी है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लेबर किसानों को नहीं मिलती है. और जब से नरेगा आया है, किसानों के पास लेबर के लिए पैसे नहीं है, या लेबर बहुत महंगी है, या अवेलेबल ही नहीं है. इसका भी एक असर है कि इस बार बुआई कम हुई है. दूसरी तरफ हमारी डिमांड बढ़ी है. तीसरी तरफ हम जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं वो हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेजर, या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट एड हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लेकिन अगर आपकी पाइपलाइन खाली हो जाती है, आपके गोडाउन खाली हो जाते हैं, तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब आपकी फसल आपके पास नहीं होगी, तो वो सप्लाई कहाँ से आएगी?
और हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है। जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रेट बढ़ेंगे। जो चीज आज आपको $20 में मिलती है वो बाजार में 30, 40, $50 में मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो व्यापारी बैठे हैं वो भी आपके साथ कोई चैरिटी शो करने वाले नहीं है, वो पूरा फायदा उठाएंगे भारत की मजबूरी का। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पे अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। सिर्फ आज और कल की महंगाई की बात नहीं है, ये इस पूरे साल के और अगले सीजन तक मेरे ख्याल से सरकार को एक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इस पूरे देश में नहीं है कि हम 125 करोड़ लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे, हम 65-70 साल में एक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बना सके। तो आज जो हम समस्या देख रहे हैं ये बहुत ही गंभीर समस्या है और आने वाले समय में इसकी गंभीरता हमें और दिखेगी। बिल्कुल। और अदिति नायर इकरा के साथ इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मॉनसून अगर खराब हो, और इस साल खराब मॉनसून जैसा ही नजरिया बन रहा है, सूखे का नजरिया बन रहा है, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तैयारी हो सकती है। जो अब तक सरकार करे आई है, क्या ये सारे स्टेप्स काम कर रहे हैं, ये देखते हुए कि अभी अभी जो आंकड़े आए हैं वो भी दिखा रहे कि महंगाई कम हुई है? तमन्ना, देखिए, जो आज हमने WPI और CPI डेटा में एक गिरावट देखी है महंगाई में, हमें बिल्कुल भी उससे अपना कॉशन ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक ये एक बेस इफेक्ट की वजह से है। और अदिति, आपका लाइन साफ नहीं है, हम लौटते हैं आपके पास, आपके ऑडियो को ठीक करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर जाऊंगी कि हमने गिनाया क्या क्या सरकार ने अब तक कदम उठाया और काफी हरकत में आई है, शायद उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखा भी है पिछले एक महीने में CPI के आंकड़ों में, लेकिन क्या और करने की जरूरत है? बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो मुझे बोलने में तो मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, बट मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, निर्यात के ऊपर पाबंदियां आना चाहिए और आएंगे भी। ये तो काफी निश्चय हो रहा है, मगर कोई एक्सपोर्ट बैन नहीं होना चाहिए, मगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगना चाहिए, ताकि हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है, मकई हो या चीनी हो या जो भी अन्य जो ग्रेन्स एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है, उसके ऊपर जरा सा तो रेस्ट्रिक्शंस आना चाहिए गेहूं के ऊपर। दूसरा एक है कि इंपोर्ट, फॉर्चुनेटली हमारे लिए जो विश्व बाजार में खाद्य तेल का और दाल का जो भाव है, अच्छा एक कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइसेस, सॉफ्टर प्राइसेस दिखाई दे रहा है। देयरफॉर विश्व में अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो हमें तुरंत इंपोर्ट का एक बड़ा योजना करना चाहिए। वैसे दलहन में प्राइवेट ट्रेड ने काफी 10 लाख टन तक इंपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, मैं जानता हूं इसके बारे में। वैसे खाद्य तेल में भी इंपोर्ट होना चाहिए और STC जैसे स्टेट एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तेल और दाल इसमें हमें वितरण करना चाहिए। आई थिंक दीज आर मेजर्स विच विल गो अ लॉन्ग वे इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और काफी गरीब लोग, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसके उनका जो बोझ है उसे कम करना चाहिए। द ओनली वे टू सप्लाई थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खुद काफी खामियां हैं, तो शायद एक आउट ऑफ द बॉक्स थॉट की जरूरत है, इमरजेंसी एक्शन प्लान की जरूरत है इस समय। अदिति नायर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बात करेंगे उनसे और बाकी पैनलिस्ट से। क्या हम सूखे के कगार पर है और क्या कर सकती है सरकार इस वक्त, किस तरह के इमरजेंसी एक्शन प्लान की जरूरत है, इसी पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। अदिति नायर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, जो आंकड़े आए हैं आज इन्फ्लेशन के, CPI के, क्या वो दर्शा रहे हैं कि अब तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं और काफी हरकत में आई है सरकार जून से लेकर अब तक, क्या उसका असर हम देख रहे हैं? तमन्ना, मेरे हिसाब से आज का जो हमने डेटा देखा है, WPI और CPI दोनों में एक गिरावट आई है, लेकिन ये एक बेस इफेक्ट से हेल्प हुआ है इस गिरावट को लाने में।
सरकार ने मेजर्स लिए हैं, नो डाउट, लेकिन अभी भी अब जो सिचुएशन हमको दिख रही है, जिस तरह से रेनफॉल में अभी भी 43% की शॉर्टफॉल है, सोइंग भी अभी सिर्फ आधे एरिया में हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगले 2-3 हफ्ते में अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप या रिवाइवल नहीं होता मानसून का, तो मेरे हिसाब से सोइंग पे काफ़ी असर आ सकता है, और जितना लेट सोइंग होगी उतना ही आपके हार्वेस्ट में डिले होगा, साथ ही साथ जो यील्ड्स है उस पर भी असर आएगा। तो अभी आज के डेटा को देख के गार्ड ड्रॉप कर देना तो बहुत ही मेरे हिसाब से मिसस्टेप होगा। अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है, जो अलग अलग लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन पे हो सकती हैं इस सिचुएशन को काबू में लाने के लिए। WPI और CPI दोनों में फूड इन्फ्लेशन 8% के आसपास अभी भी बना हुआ है, और ये किसी भी तरह से एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितने बहुत वाइडली डिस्कस्ड रिफॉर्म मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली सप्लाई चेन में एफिशिएंसी लाने के लिए, वो चाहे मानसून खराब हो ना हो, वो ऐसे वाले रिफॉर्म मेजर्स तो सरकार को अटेम्प्ट करने ही चाहिए। तो जितनी जल्दी उन पे एक्शन लिया जा सके उतना अच्छा होगा। बिल्कुल। तो किस तरह का एक्शन अभी इस पर आ जाते हैं विजय जी। जी चंद्रशेखर ने कहा कि आप पहले तो इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट्स आप बम्प अप कर दीजिए, एक्सपोर्ट पर आप कस्टम ड्यूटी कड़े कर दीजिए, एक्सपोर्ट के नियम और कड़े कर दीजिए। तो ये एक पहला स्टेप होगा। दूसरा तरफ है कि आप PDS को ज़्यादा एक्टिव कर दीजिए, आइटम्स उसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन ये कितनी जल्दी सरकार कर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी मजबूरी सरकार की यह है कि अगर आज आप एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करते हो तो इंडिया दुनिया में एक रिलायबल सप्लायर की भूमिका से हट जाता है। आप बार बार अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम को स्टेबलाइज करने के लिए आप इंटरनेशनल ट्रेड में हिंदुस्तान को कभी आप प्रमोट करते हो, कभी आप डिमोट करते हो बैन लगा के। ये एक इंडिया की इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। मजबूरी में अगर करना है तो करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई आंसर नहीं है किसी सॉल्यूशन का एक देश के लिए। क्या वो मजबूरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पहले, क्या वो मजबूरी की घड़ी आ चुकी है? सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश की रिक्वायरमेंट कितनी है। हम हर साल पिछले साल के आंकड़े पे 2-4% जोड़ के बोलते हमने तरक्की कर ली, जबकि डेफिसिट हमारे पास 30 से 40% का है। तो आज ये बात जरूरी है सरकार को समझना कि एक हमें फूड सिक्योरिटी प्लान इस देश का बनाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट गवर्नमेंट को गियर अप करना पड़ेगा कि आप स्टेट लेवल पे फूड सिक्योरिटी प्लान बनाएं, और जो रीजनेबल शॉर्टफॉल है, जहां पे हमें मजबूरियां हैं, वहां आप जरूर इंपोर्ट का सहारा ले सकते हो। नहीं तो 125 करोड़ के देश की आप ना तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना पाओगे, ना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बना पाओगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी आबादी 125 करोड़ है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरह से सरकारी आंकड़े आते हैं कि पिछले साल के मुकाबले हमने 3% ज्यादा पैदा कर लिया, ये सिर्फ अपने आप को पीठ थपाने वाली बात है, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। तो फिर देश का भला करने के लिए क्या करना होगा? चंद्रशेखर जी, यहाँ पर विजय सरदाना कह रहे हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट के नियम कड़े कर देते तो आप एक खराब संकेत देते हो कि आप अपने खुद की प्रॉब्लम को मैनेज कर नहीं सकते हो। लेकिन क्या ऐसा वक्त अब आ चुका है और इमीडिएट क्या कर सकती है सरकार? के लिए सबसे जरूरी है कि आपको किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ये सवाल था जी चंद्रशेखर जी के लिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी चंद्रशेखर जी। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास सरदाना जी, लेकिन मैं अदिति से एक व्यू पॉइंट इस पर ले लेती हूँ कि क्या एक्सपोर्ट बैन या एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी टाइट करना या बढ़ा देना ही एक अब ऑप्शन बचता है सरकार के लिए? दूसरी तरफ वो इंपोर्ट शुरू कर दें? आई थिंक जो एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अभी अनाउंस किया गया था बजट में, वो टू स्टार्ट विद एक अच्छा स्टेप है। मेरे हिसाब से इम्पोर्ट टाइप्स फोरकास्ट करके कि क्या रिक्वायरमेंट होगी और किस महीने में कितनी शॉर्टफॉल हो सकती है, शायद अब वो समय आ गया है कि इम्पोर्ट टाइप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी, आप कह रहे थे विजय सरदाना जी कि क्या कर सकती है सरकार? आप कह रहे हैं अगर एक्सपोर्ट्स को हाथ ना लगाए तो क्या ऑप्शंस है? क्योंकि जैसे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि समय अब आ गया है कि बहुत ही बड़ा स्टेप लेना है। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप एक्सपोर्ट को हाथ ना लगाएं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर एज ए इंटरनेशनल मार्केट में सप्लायर के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए भी चाहिए, तो उसका भी एक इम्प्लीकेशन हमें समझना पड़ेगा।
जहां तक बात है लॉन्ग टर्म प्लान की, शॉर्ट टर्म में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सच्चाई को मानना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया की पब्लिक को फीड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी आपके पास हर तीसरे महीने प्रॉब्लम रहेगी। आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज को आप एग्रेसिव वे में प्रमोट करिए। ये आपको फंडामेंटल चीजें करनी पड़ेंगी। आप कॉस्मेटिक चीजें पॉलिसी बदल के फूड सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। आपको ग्राउंड पे, जिसे कहते हैं कि यू हैव टू डर्टी योर हैंड्स जस्ट बाय चेंजिंग पॉलिसीज। एक सिर्फ डॉक्यूमेंट आगे पीछे करने से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है। तो हमें अब जमीन पे उतरना पड़ेगा, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम और करना आप जो पड़ेगा, कह रहे हैं ये तब काफी रास्ता लॉन्ग मिलेगा। टर्म चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। समय कम वजह है, इसलिए अंत में जी चंद्रशेखर जी आपका मैं व्यू चाहूंगी। फूड पॉलिसी की बात कर रहे हैं विजय सरदाना। एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिस पर बातचीत चल रही है, 3 महीने कम से कम के लिए टला हुआ है। किस तरह से सरकार अब इस बड़े प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल सकती है? हेलो जी मिस्टर चंद्रशेखर, आपको आवाज आ हाँ, रही है मेरी? नहीं, समस्या बहुत बड़ा है। हमें इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का जांच करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लोगों को खाने के लिए सब चीज मिले, तो वी नीड ऑगमेंट सप्लाईज। ऑगमेंट सप्लाईज कैसे होगा? आप आयात कर सकते हैं या और निर्यात में जरा सा रोक लगा सकते हैं। तो ये दोनों करना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट, देन अवेलेबिलिटी सुधरेगा। दिस इज अ शॉर्ट टर्म। और जो स्पेकुलेटिव कैपिटल है मार्केट में, उसका रोल ऑफ स्पेकुलेटिव कैपिटल उसको कम करना पड़ेगा जरूर। उसके लिए जो भी कदम उठाना है उसे उठाना पड़ेगा। और तीसरा है मीडियम टर्म, आपको रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में और वाटर मैनेजमेंट जैसे जो इनपुट मैनेजमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी चंद्रशेखर जी, यहाँ पर समय थोड़ा कम है इसलिए आपको रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट्स के लिए विजय सरदाना और अदिति नायर। आपका भी तो कुल मिलाकर ये हो सकती है मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। हम हैं सूखे के कगार पर और आगे सरकार को बनाना है एक्शन प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। नमस्कार।